सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए हिंदी के आते लघुत्तरीय प्रश्न के ऊपर है, जो कि राधा पब्लिकेशन है। जिन स्टूडेंट्स के पास राधा पब्लिकेशन की बुक नहीं है या फिर जिनके पास पमन है या फिर राजन है, तो वो इस वीडियो को देख करके और जो राधा पब्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं उनकी भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो जो पड़े हुए हैं राधा पब्लिकेशन की। तो यहाँ पर जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सस्वर वाचन के 2 गुण लिखिए। तो सस्वर वाचन के 2 गुण निम्नलिखित प्रकार हैं। तो पहला हो जाएगा सस्वर वाचन छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को जानने और शुद्ध करने में सहायक हैं। दूसरा हो जाएगा सस्वर वाचन द्वारा उनका संकोच, भय एवं झिझक दूर होते हैं, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि किस यार आज से वीडियो नहीं आई है, या फिर वीडियो सर आपकी लेट इतनी क्यों आ रही है। तो लेट होने का एक ही कारण है भाई कि सेटअप तैयार हो रहा है सेकंड सेमेस्टर के लिए, जो कि आपको बहुत ही अच्छी क्लासेस मिलेंगी। तो इस वजह से हम थोड़ा सा उधर बिजी हो जाते हैं, इस वजह से आपकी जो क्लासेस है वो थोड़ा सा लेट आ रही हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन ज़्यादा बिजी हो जाने के कारण, जैसा कि आज हो गया, ज़्यादा बिजी होने के कारण आपकी 11:30 बजे वाली क्लास नहीं आ पाई है। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि हिंदी भाषा के स्वरों के वर्गीकरण का आधार बताइए। तो स्वरों का वर्गीकरण करने के 2 आधार हो सकते हैं। पहला हो जाएगा जिह्वा की आड़ी, और दूसरा जिह्वा की आड़ी स्थिति, और दूसरा हो जाएगा जिह्वा की खड़ी स्थिति। ये हो जाएंगे इसके 2 कारण, यानी 2 आधार हो जाएंगे। और जिह्वा की आड़ी स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रथम आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला हो जाता है अग्र, यानी ई, जैसे बड़ी ई के नाम से जानते हैं, बड़ी ई कहते हैं। मध्य हो जाएगा छोटा, और पश्च हो जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके 3 प्रकार। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों के में क्या अंतर हैं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। जो क्वेश्चन हमारा 2016 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दोस्तों ध्यान से देखना आप सभी। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजन वह हैं जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण की लघुता होती है, जैसे गांव, दांत, सांचा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला जो व्यंजन है, आने वाला क्या है, व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद और कंकड़। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि वाचन में आश्रित उच्चारण की कोई 2 नियम लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि वाचन में आश्रित उच्चारण के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा शा को हिंदी में शा की तरह बोला जाता है और खा के रूप में नहीं, जैसे कि वर्षा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा हो जाएगा कि ज्या को ज्ञा रूप में बोला जाता है, यानी ज्या को ज्ञा रूप में बोला जाता है, इया के रूप में नहीं, जैसे ज्ञान, यानी इयान नहीं कहते हैं। ठीक है, ज्ञान कहते हैं। उसके बाद अगला हो जाएगा कि स्वर किसे कहते हैं और उदाहरण सहित समझाइए। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख से बिना अवरोध यानी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों का जो उच्चारण हो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। और स्वर हैं जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। यहाँ पर देखिए दोनों बड़ी ई आ गई है। ठीक है, तो इस वजह से जो छोटी ई यहाँ पर छोटी ई हो जाएगा। उसके बाद छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, आन, ये हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नहीं, इसी लाइन में है कि यद्यपि पारंपरिक वर्णमाला में आ और आहा, अन और आहा को स्वर के साथ लिखा जाता है, पर वास्तव में अन अनुस्वार व्यय और अंशः विसर्ग यानी आहा जिसको कहते हैं, और ये उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ही हैं, और स्वर के बाद भी इनका प्रयोग होता है, जैसा कि अंक, इंगित, अंतः, अतः, प्रातः आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो 2018 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको हिंदी वाले पोर्शन में अच्छे से समझाया भी था। ठीक है, हिंदी के अगर किसी भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं हर एक वीडियो को।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि देवनागरी गौरवपूर्ण लिपि क्यों मानी जाती है। तो गौरवपूर्ण लिपि क्या होती है कि देवनागरी लिपि जो होती है वो हमारे देश का गौरव है, यानी हमारे देश का अधिकतर साहित्य जो है इस लिपि में सुरक्षित है और इस लिपि का देश में प्रचलित लगभग सभी लिपियों से घनिष्ठ संबंध है और हिंदी भाषा के हिंदी भाषा के अतिरिक्त यह संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि भी है और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी यह लिपि गौरवमयी लिपि कही जाती है। अगला यहाँ पर है कि देवनागरी लिपि सरल एवं सुंदर है, 2 पंक्तियों में लिखिए। तो देवनागरी लिपि के वर्णों की बनावट सरल और सुंदर है और इसे सीखने में कठिनाई नहीं आती है और इसे आसानी से सीखा जा सकता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों 2015 में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन हमारा 2016 में पूछा गया है, यानी अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो शब्द हो जाएगा और शा 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 हा किस प्रकार के व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, ऊष्म वर्ग के ये व्यंजन है। और अगला यहाँ पर 2016 में जो पूछा गया है लिपि किसे कहते हैं, यानी भाषा को प्रतीकों एवं चिन्हों द्वारा लिखित रूप में प्रदर्शित करना लिपि कहलाता है। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि भारत की प्राचीनतम लिपियाँ कौन सी हैं। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी जो हैं वो भारत की प्राचीनतम लिपियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो खरोष्ठी लिपि है, लिपि में किसके शिलालेख हैं। तो अशोक के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा नामक स्थानों के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का नामकरण किस प्रकार हुआ। तो राम शास्त्री का इस संबंध में मत है कि प्राचीन काल में देवताओं की मूर्तियां बनाने से पूर्व उनकी उपासना संकेत चिन्हों द्वारा होती थी, जो त्रिकोण या चक्रों आदि के मध्य में लिखे जाते थे, देवनगर कहलाते थे। और यहाँ पर हो जाएगा कि अंतः देवनगर के आधार पर इनका नाम देवनागरी पड़ा। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि विवरण चिन्ह से आप क्या समझते हैं। तो किसी कथन का विस्तार देने वाले किसी विवरण को प्रारंभ करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो उसके बाद अगला हो जाएगा कि निर्देश चिन्ह को उदाहरण सहित लिखिए। तो निर्देश चिन्ह क्या हो जाएगा, निर्देश चिन्ह जैसे कि आप सबको पता है ये निर्देश चिन्ह होता है और निर्देश यानी डैश जिसे कहते हैं का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है, जैसे कि तुलसी ने कहा था, क्या कहा था वो आगे हमने दे दिया कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, ठीक है, ये कहा था इन्होंने, तो ये हो गया डैश। उसके बाद जैसे कि आ गया कि विवरण प्रस्तुत करने के लिए जैसे फिर डैश लगा के यथा आदि के बाद हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरह से लगता है का प्रयोग कब करते हैं। तो हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भाव को व्यक्त करने के लिए, जैसे कि अरे, वाह, ठीक है, इस तरह का जब भाव व्यक्त करते हैं हम लोग तो वहाँ पर ये लगते हैं कौन से, विस्मयादि बोधक चिन्ह। और यहाँ पर जो क्वेश्चन अगला है कि अपूर्ण विराम कब प्रयुक्त किया जाता है। तो किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि कामायनी और यहाँ पर एक अध्ययन, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि किसने सुंदर लेख के बिना शिक्षा को अपूर्ण माना है। तो महात्मा गांधी ने। अगला यहाँ पर क्या है कि श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है, ये 2015 में पूछा गया है। तो श्रुतलेख का उद्देश्य जो है छात्रों की श्रवेंद्रिय को प्रशिक्षित करना है, जिससे वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके और छात्रों की लिखावट में सुडौलता के साथ साथ स्पष्टता का अभ्यास, लिखाई में गति लाना तथा एकाग्रचित्ता लाना श्रुतलेख का प्रमुख लक्ष्य है। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेखन का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर जब हम ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं और उन्हें लिपिबद्ध करके भाषा को स्थायित्व प्रदान करते हैं,
तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि लेखन को परिभाषित कर दिए तो श्रीमती मॉन्टेसरी के अनुसार है कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि श्रुतलेख करते समय ध्यान रखने योग्य कोई 3 बातें लिखिए। तो श्रुतलेख की अन्य धातव्य बातें इस प्रकार हैं। पहला हो जाएगा कि शुद्ध, स्पष्ट एवं किंचित जोर की आवाज़ में वाचन किया जाए। दूसरा हो जाएगा कि बोलने की गति बहुत तेज़ ना हो। तीसरा हो जाएगा कि वाक्य को उपयुक्त हिस्से पर तोड़कर ही बोला जाए तथा विराम चिन्हों को ध्यान रखा जाए। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि अनुच्छेद लेखन से आप क्या समझते हैं। तो अनेक वाक्यों को मिलाकर अनुच्छेद बनता है और अनुच्छेद की सफलता भी वाक्यों के ऊपर निर्भर करती है और अनुच्छेद में वाक्य सदैव संयत होते हैं। ठीक है, संयत होते हैं और वाक्यों में सदैव संतुलन रहता है। भाव और विचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग अनुच्छेद के अंत में आता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि अनुलेखन से आप क्या समझते हैं। तो किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना अनुलेखन माना जाता है। किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना क्या माना जाता है, अनुलेखन माना जाता है। जब अधिक अध्यापक बोल कर क्या होता है कि अध्यापक बोल कर श्यामपट्ट पर लिखता जाता है और बालक गति से उसे सुनते हुए लिखता जाता है, तब उसके द्वारा लिखित सामग्री सुंदर और शुद्ध लेखन की दृष्टि से उसके समुचित अभ्यास का परिचय देती है और इस प्रकार गति के साथ साथ लिखना ही अनुलेखन है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राधा पब्लिकेशन के। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।